हेलो एवरीवन। हमने ग्रुप 14 का डिस्कशन स्टार्ट किया है। ग्रुप 14 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स की क्या तो एटॉमिक प्रॉपर्टी होती है और क्या उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, ये हमने डिस्कस किया है। ग्रुप 14 के एलिमेंट्स में जो कार्बन है, इस कार्बन में एलोट्रोपी शो करने का नेचर है और उसके बहुत सारे एलोट्रॉप्स भी होते हैं। अपरूप या परूपता प्रदर्शित करता है और इसके बहुत सारे अपरूप है। कार्बन नहीं, और भी तत्व जैसे टिन के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात की। टिन में ग्रे टिन, वाइट टिन, रोम्बिक टिन, कई प्रकार के अपरूप थे। मेन 3 अपरूप हमने टिन के देखे थे, बाकी 10 के आसपास अपरूप है टिन के। सबसे ज़्यादा अपरूप टिन जो एलिमेंट उसी के हैं। तो ये अपरूपता क्या है पहले तो ये सीख लेते हैं, और फिर अपरूपों में जो सबसे इम्पोर्टेंट अपरूप है वो कार्बन के। तो कार्बन के जो अपरूप हैं उनसे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, उसका डिस्कशन हम एक बार कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ कि एलोट्रॉप क्या होते हैं। एलोट्रॉप मीन्स अपर रूप। देखिए, कोई भी एक तत्व, ओके, किसी भी तत्व के द्वारा एक से अधिक रूपों में पाए जाने का गुणधर्म प्रदर्शित किया जाता हो। कोई भी तत्व यदि एक से अधिक रूपों में पाया जाता है, ऐसा हम कहें, बहुत से तत्व क्या होते हैं वो केवल एक ही फॉर्म में मिलते हैं, लेकिन कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो एक से अधिक रूपों में मिलते हैं। तो अगर किसी तत्व में ये गुणधर्म है, किसी तत्व के द्वारा ये गुणधर्म रखा जाता है कि वो एक से अधिक रूपों में पाया जाता हो, और इसके ये जो एक से अधिक रूप हैं, ये एक से अधिक रूप भौतिक गुणों में भिन्नता रखते हो। इससे ये एक से अधिक जो रूप होते हैं उन सभी रूपों की भौतिक गुणधर्मों में, फिजिकल प्रॉपर्टीज में भिन्नता हो, वेरिएशन हो, सबके भौतिक गुण अलग अलग आते हो, और इनके कुछ रासायनिक गुणधर्म भी भिन्न हो। सारे तो नहीं होंगे, लेकिन इनके कुछ रासायनिक गुणधर्म भी भिन्न होंगे। कुछ रासायनिक गुणधर्म, सारे रासायनिक गुणधर्म भिन्न नहीं है, कुछ रासायनिक गुणधर्म इनके भिन्न हैं। तो अगर कोई तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जाता है, और ये एक से अधिक रूप जो हैं वो भौतिक गुणों में भिन्नता रखते हैं, रासायनिक गुणों में भी भिन्नता रखते हैं, थोड़े बहुत रासायनिक गुणों में भिन्नता रखते हैं, तो किसी तत्व में ये जो गुण होता है एक से अधिक रूप में पाए जाने का, उस तत्व का ये जो गुण है, इस गुणधर्म को अपर रूपता कहते हैं। ये जो गुणधर्म है अपर रूपता है, और ये एक से अधिक रूप जो हैं, इन एक से अधिक रूपों को अपर रूप बोलते हैं। तो ये जो है इसको तो एलोट्रोपी बोलेंगे हम। दिस इज नोन एज एलोट्रोपी। और ये एक से अधिक रूप जो हैं, इन एक से अधिक रूपों को एलोट्रोप बोला जाता है। तो एलोट्रोप क्या होते हैं और एलोट्रोपी क्या होती है, अपर रूप क्या है, अपर रूपता क्या है, ये हमने सीख लिया है। एक ही तत्व का एक से अधिक रूपों में पाए जाने का गुणधर्म तो अपर रूपता है, और एक से अधिक जो रूप होते हैं इनको अपर रूप कहते हैं। एक से अधिक जो अवस्थाएं हैं उस तत्व की, एक से अधिक फॉर्म्स जो हैं, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या रखते हैं, डिफरेंस रखते हैं। अब प्रश्न उठता है कि एक तत्व एक से अधिक रूपों में कैसे मिल जाता है, उसके गुण कैसे बदल जाते हैं। तत्व वही है, जैसे मैं कार्बन का एग्जांपल लूँ। कार्बन एक से अधिक रूपों में क्यों मिलता है, और जो एक से अधिक रूपों में मिलता है वहाँ तक दिक्कत नहीं, फिर उनके गुण क्यों बदले, एक ही तत्व के एक से ज़्यादा रूप कैसे बने। जब आप इस बात का डिस्कशन करते हैं तो हमें थोड़ा सा और गहराई में जाकर के उस रूप में उस तत्व के जो परमाणु थे उन परमाणुओं की व्यवस्था देखनी होती है। तो अगर मैं कार्बन की ही बात करूं तो कार्बन की जो व्यवस्था है वो अगर किसी भी रूप में बिल्कुल व्यवस्थित हो, नियमित व्यवस्था उसमें हो, तो यहाँ उसका एक अलग ही रूप निकल करके आएगा। नियमित व्यवस्था यदि वहाँ है तो ये उसका क्रिस्टलीय रूप निकल करके आएगा। तो कोई भी तत्व जो है वो क्रिस्टलीय अपरूप रख सकता है, जिसमें उस तत्व के अंदर परमाणुओं की एक नियमित व्यवस्था देखने को मिलेगी। या फिर ऐसा हो सकता है
कि उसमें उस तत्व के उस रूप में ये जो परमाणु हैं ये नियमित रूप से व्यवस्थित नहीं हो, अनियमित रूप से व्यवस्थित हो, तो ऐसी जो व्यवस्था देखने को मिलती है इसे उसका अक्रिस्टलीय रूप कहा जाता है। तो या तो ये क्रिस्टलीय होते हैं या फिर ये कैसे होते हैं, अक्रिस्टलीय होते हैं। तो जब तत्वों की एक दूसरे से जुड़ने की व्यवस्था में ही फर्क आ जाएगा, उनके बीच का अरेंजमेंट ही चेंज हो जाएगा, तो गुणों में, भौतिक गुणों में तो 100% बदलाव आ जाएंगे। क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी तो एटम्स के बीच की डिस्टेंस क्या है उसके ऊपर डिपेंड करती है। ठोस अवस्था में अवयवी कण कितनी दूरी पर बैठे हैं, किस दृढ़ता से वो आकर्षित हैं, इन बातों पर निर्भर करते हैं उस ठोस के भौतिक गुणधर्म। इसलिए क्रिस्टलीय रूप के अलग गुणधर्म आएंगे, अक्रिस्टलीय रूप के अलग गुणधर्म आएंगे। हमें इस लेक्चर में कार्बन के अपरूप का स्पेशल डिस्कशन करना है। तो कार्बन के ये दो प्रकार के अपरूप हमें देखने को मिलेंगे, कुछ क्रिस्टलीय और कुछ अक्रिस्टलीय। तो एलोट्रोप दो टाइप के हो गए, क्रिस्टलाइन एलोट्रोप और एमॉर्फस नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रोप, अक्रिस्टलीय अपरूप। अगर मैं कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप की बात करता हूं तो कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप में पहला नंबर मेरे पास आता है डायमंड, हीरा, जो आप बहुत अच्छे से पढ़ भी चुके हैं। दूसरा जो अपरूप हमारे सामने आता है वो आता है ग्रेफाइट, और तीसरा जो हमारे पास आता है वो आता है फुलरीन। तो फुलरीन, ग्रेफाइट और हीरा ये कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप के एग्जाम्पल्स हैं, और ये आप पहले से ही 9th क्लास से इसका डिस्कशन करते आते हो, तो इनसे हम फेमिलियर भी होते हैं। अक्रिस्टलीय अपरूप की बात करें तो अक्रिस्टलीय अपरूप में जो सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो होगा कोल, और कोल से ही कोक बनता है, तो कोल या कोक। सेकंड हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है चारकोल। क्या पढ़ना है हमें पढ़ना है चारकोल। और थर्ड हमें डिस्कशन करना है कार्बन ब्लैक, कार्बन कज्वल जिसको बोला जाता है, कार्बन ब्लैक या लैंप ब्लैक जिसको बोलते हैं, इसका डिस्कशन करना है। तो ये कुछ एमॉर्फस फॉर्म होंगे, ये हमारे पास कुछ क्रिस्टलाइन फॉर्म होंगे, और डिस्कशन सबका करना है। अब इनसे आप अच्छी तरीके से फेमिलियर, इनसे वाकिफ हैं। हम पहले थोड़ा सा डिस्कशन इनका कर लेते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करता हूं कि ये कोल क्या बीमारी है, कोल या कोक क्या है। 1 by 1 हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात कर ले कोल या कोक की। तो देखिए, जो भी वेजिटेबल मैटर होता है, वेजिटेबल मैटर से मेरा यहाँ मतलब है कि जो वनस्पतिक भाग है, पेड़ पौधे जो भी हैं, ये वेजिटेबल मैटर यानी ये पेड़ पौधे जो हैं, ये जब भूमि के नीचे बहुत गहराई में, भूमि की जो सतह है उसके नीचे काफ़ी गहराई में दब जाते हैं, तो उसके ऊपर पृथ्वी का बहुत ज़्यादा भार उसके ऊपर रहता है, जिससे उसके ऊपर एक बहुत उच्च दाब काम करता है। भूमि के नीचे जो वनस्पति दबी हुई है उसके ऊपर पृथ्वी के भार के कारण एक दाब लग रहा है। तो ये जो भी वेजिटेबल मैटर है, इस वेजिटेबल मैटर पर अगर हम उच्च दाब लगा देते हैं, जो कि स्वतः ही प्रकृति में लग रहा है, और भूगर्भ में आप जाकर के देखिए वहाँ का टेम्परेचर भी हम ये जब देखते हैं तो बहुत ज़्यादा होता है, तो भूगर्भ में वहाँ ताप भी बहुत उच्च है, तो नीचे दाब ज़्यादा हो गया। नीचे जो पेड़ पौधे जम गए, तो वनस्पति भाग था वो जो दब गया, उसके ऊपर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वर्क कर रहा है, और ऊपर से वहाँ वायु की आपूर्ति भी नहीं हो रही है। तो वायु की सीमित आपूर्ति हम कर दें, तो अगर आप वायु की सीमित आपूर्ति कर देंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में ये जो वेजिटेबल मैटर था वो धीरे धीरे टूटना चालू कर देगा, और जब इसका धीरे धीरे विघटन होगा, वेजिटेबल मैटर जो है उसका धीरे धीरे विघटन होगा, स्लो डिकम्पोजिशन होगा। तो स्लो डिकम्पोजिशन होने से नीचे जो काले रंग का ठोस पदार्थ बनने वाला है, उस काले रंग के ठोस पदार्थ को कहा जाता है कोल। क्या बोलते हैं उसको हम, ये कोल है। तो पहले तो हम जानकारी ले कि कोल क्या होता है, ठीक है। अब ये जो कोल है,
इस कोल को हम यूज ले लेते हैं किस में, जलाने के लिए, दहन करने के लिए। तो ये एक प्रकार का ईंधन है। जब आप इस कोल के टाइप्स की बात करते हैं तो ये कोल बहुत टाइप का हमें देखने को मिलता है। ये बिटुमीन भी हो सकता है, कोल के टाइप देखिए, बिटुमीन भी हो सकता है, लिग्नाइट भी हो सकता है, पीट भी हो सकता है, पीट हो सकता है, लिग्नाइट हो सकता है, या फिर एंथ्रासाइट हो सकता है। सबसे अच्छा जो कोल है वो एंथ्रासाइट माना जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा परसेंटेज में कार्बन होता है। तो ये हमें क्या मिल गया, कोल जो ईंधन के रूप में मोस्टली प्रयुक्त होता है। अब इस कोल से हम कोक बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं इस कोल से, कोक। तो क्या करेंगे, हम लेंगे कोल को, हम कोल को लेने वाले हैं, और ये जो कोल है इस कोल को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे। ध्यान देना, किसकी अनुपस्थिति में गर्म करेंगे, वायु की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे। जब आप कोल को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हो तो इस कोल में जो वाष्पशील अशुद्धियां थी वो बाहर निकल के चली जाएगी। कौन बाहर निकल करके जाएगी, वाष्पशील अशुद्धियां बाहर निकल करके चली जाएगी। और कोल में से जब वाष्पशील अशुद्धियां चली जाएगी, फिर जो काले रंग का ठोस बचेगा, वो जो काले रंग का ठोस बचने वाला है उसको कोक कहा जाएगा। क्या कह देंगे उसको, कोक। तो कोल माइनस वोलेटाइल इंप्योरिटीज इज इक्वल टू कोक। कोल में से वाष्पशील अशुद्धियां हटा दे तो जो बचता है उस कोल को कोक कहा जाता है। और इस कोक का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रोल है वो है, एक तो ईंधन के लिए इसे प्रयुक्त करते हैं। तो ईंधन के रूप में जब इसको आप जलाओगे तो उसमें धुआं नहीं बनेगी, तो एक तो ईंधन के रूप में इसे काम में ले लेते हैं, और एक कोक को काम में लिया जाता है अपचायक पदार्थ के रूप में। और मुख्य जो है इसका काम अपचायक पदार्थ के रूप में, वो भी कहां पर है, ये है लोहे के धातु क्रम में। आयरन के धातु क्रम में आपने पढ़ा होगा, वात्या भट्ठी में ये कोक डाला जाता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये कोक कैसे बना और कोक की क्या यूज है ये आपने देख लिया। तो कोल या कोक पहला एक क्रिस्टलीय हो गया। दूसरा जो एक क्रिस्टलीय रूप है वो है चारकोल। अब मैं बात करता हूं चारकोल के बारे में। चारकोल को बनाना थोड़ा और भी आसान काम है। चारकोल को बनाने के लिए क्या करते हैं हम, चारकोल को बनाने के लिए लकड़ी लेते हैं हम। क्या लेंगे, वुड सुगर ले लेंगे हम, या लकड़ी ले ली, वो एक ही बात है वो चीज। लकड़ी को ले सकते हैं, या वो कोई जानतव जो अवशिष्ट है, जानतव या सॉरी जो जंतु हैं, उन जंतु की जो झिल्ली है उसको भी हम यूज ले सकते हैं। मोस्टली लकड़ी ली जाती है। इस लकड़ी को अगर आप वायु की अनुपस्थिति में क्या करेंगे, अगर इस लकड़ी को वायु की अनुपस्थिति में गर्म कर देंगे तो इससे लकड़ी धीरे धीरे टूटती रहेगी और इसका विघटनकारी आसवन होगा। टूटती रहेगी वो लकड़ी, इसकी वोलेटाइल इंप्योरिटीज बाहर चली जाएगी, और लास्ट में भी जो पाउडर मिलेगा, वो जो ब्लैक कलर का पाउडर मिलेगा, वो ब्लैक कलर का पाउडर चारकोल होगा। तो चारकोल बनता है लकड़ी को, वुड को वायु की एब्सेंस में हीटिंग करने से, इससे चारकोल बनता है। चारकोल एक पाउडर फॉर्म है कार्बन की, जिसकी सबसे खास बात क्या है, सबसे खास बात यह है कि प्रति ग्राम तो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बहुत ही उच्च होता है इसका। ये पाउडर फॉर्म में होता है, बीच बीच में वायु के अवकाश भी पाए जाते हैं, जिससे पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो प्रति ग्राम पृष्ठीय क्षेत्रफल उच्च, और पृष्ठीय क्षेत्रफल उच्च है तो ये क्या होता है, उच्च क्षमता वाला, उच्च दक्षता वाला अधिशोषक बन जाता है। इससे उच्च गुणवत्ता का अधिशोषक होता है। तो चारकोल का यूज सबसे इंपॉर्टेंट यही है, उच्च गुणवत्ता का अधिशोषक, अवशोषक नहीं है, अधिशोषक है। पाउडर फॉर्म में था, वायु के से अवकाश इसके अंदर थे, ठीक है। तो ये उच्च गुणवत्ता का
अधिशोषक है और ये अधिशोषक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है बहुत जगह। अब वहाँ कहाँ कहाँ प्रयुक्त किया जाता है वो आप देख लीजिए। इसको प्रयुक्त करते हैं हम जो एसी है, एयर कंडीशनर, उस एयर कंडीशनर में जो गंध होती है, एयर कंडीशनर में गैस भरी जाती है उसको ठंडा रखने के लिए, उस गैस की एक विशिष्ट गंध होती है। उस गंध को अधिशोषित करने के लिए एसी में चारकोल को भर दिया जाता है। तो एसी में दुर्गंध को अधिशोषित करने के लिए पहला यूज। दूसरा, आप इसी चारकोल को यूज ले सकते हो सिगरेट में फिल्टर के रूप में। सिगरेट में लास्ट में उसके एंड में थोड़ा सा चारकोल लगा दिया जाता है। वो क्या करता है, वो जो धुआं बनती है उसको फिल्टर करता है और उस धुएं में से निकोटीन को फिल्टर कर देता है, जिससे वो ज़्यादा नुकसानदायक नहीं रहती बॉडी के लिए। तो निकोटीन को फिल्टर करने के लिए सिगरेट में से इसे आप यूज ले सकते हो। इसके अलावा चारकोल को आप यूज ले सकते हैं गैस मास्क में, जहाँ हानिकारक गैस निकलती है। कुछ खदानों में जहरीली गैसें निकलने का खतरा रहता है, तो वहाँ गैस मास्क में चारकोल भर दिया जाता है जो कि जहरीली गैस को अधिशोषित कर लेता है। तो जहरीली गैसों को हटाने के लिए इसे काम में ले लेते हैं। इसके अलावा इसे यूज लिया जा सकता है जो शर्करा का विलयन होता है, उस शर्करा विलयन में वो रंग युक्त होता है शर्करा का विलयन। तो शर्करा विलयन के विरंजीकरण में उसके रंग को हटाने के लिए इसे यूज लेते हैं। तो शर्करा विलयन के विरंजीकरण, डीकलराइजेशन में भी इसे यूज ले लेते हैं। इसके अलावा इसे यूज किया जाता है जल को शुद्ध करने के लिए। कई बार उसमें क्लोरीन गैस पास कर दी जाती है। क्लोरीन ऑक्सीकरण कर देता है शुद्धियों का और उसे दूर कर देता है, लेकिन क्लोरीन अधिके में पास करते हैं तो जो एक्स्ट्रा क्लोरीन बचती है उस क्लोरीन को अधिशोषित करने के लिए, क्लोरीन को अधिशोषित करने में जल में से, ठीक है, क्लोरीन का अधिशोषण करने के लिए। कौन सी क्लोरीन का, जो एक्स्ट्रा हमने जल में पास की थी। आपने जल में क्लोरीन के पास की थी क्योंकि जल को हम शुद्ध करना चाहते थे। तो ये चारकोल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई। और ऐसे ही थर्ड है कार्बन ब्लैक। अगर आप कार्बन ब्लैक प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, जो हाइड्रोकार्बन है, इन सभी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन भी होता है और कार्बन भी होता है। तो हम क्या करेंगे, वायु की सीमित मात्रा देंगे। वायु की सीमित मात्रा देने से क्या होगा, वायु की सीमित मात्रा देने से, गर्म कर ही रहे हैं, इस वायु में जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन को तो जल बना करके उड़ा देगी। किसको, हाइड्रोजन। इतनी ऑक्सीजन देंगे कि हाइड्रोजन तो जल बन के उड़ जाए, लेकिन कार्बन को ऑक्सीजन नहीं मिले तो कार्बन ठोस के रूप में वहां पड़ा रहेगा। और ये जो कार्बन होगा इसे ही कार्बन ब्लैक कह देंगे। ये जो कार्बन होगा इस कार्बन को क्या कह दिया जाएगा, इसी को कार्बन ब्लैक बोल देंगे, कार्बन कज्वल कह दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमें कार्बन ब्लैक मिलता है। कार्बन ब्लैक का यूज किसमें किया जाता है, कार्बन ब्लैक का यूज किया जाता है एक तो इंक बनाने में, ब्लैक इंक बनाने में, ठीक है, मुद्रण के लिए, प्रिंटिंग के लिए जो स्याही चाहिए होती है उसको बनाने के, ब्लैक स्याही के लिए। और इसका जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ऑटोमोबाइल में जो टायर बनते हैं, व्हीकल्स के जो टायर बनते हैं, उन टायर्स में एज ए फिलर, जगह को भरने के लिए इसे काम में ले लेते हैं। नाइलॉन के जो रेशे होते हैं उनके बीच में फिलर के रूप में इसे यूज करते हैं, जिससे तो जो टायर है वो ब्लैक कलर के होते हैं। तो ये सारा किसका यूज है, कार्बन ब्लैक का। और कार्बन ब्लैक कैसे बनता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये तो थे हमारे एक्रिस्टलीय अपरूप। कौन से अपरूप है ये हमारे एक्रिस्टलीय अपरूप है। जबकि क्रिस्टलीय अपरूप कौन से हमारे, हीरा है, ग्रेफाइट और फुलरेन। तो वन बाई वन हम क्रिस्टलीय अपरूपों को भी देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं क्रिस्टलीय अपरूप में हीरा, डायमंड जो है उसकी। डायमंड की क्या कहानी वो देखिए। डायमंड कार्बन का सबसे कठोर अपरूप है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमें ध्यान रखना है, सबसे कठोर अपरूप है। अब आप इसकी स्ट्रक्चर देखिए एक बार। हर कार्बन जो केवल 4 संयोजकताएं, 4 बंध बना सकता है, तो उसकी 4 ही संयोजकता होती है।
इसमें क्या होता है, एक कार्बन अपनी 4 संयोजकता पूरी करने के लिए बाकी के 4 कार्बन चतुष्फलकीय के रूप से जोड़ लेता है। ठीक है, तो कार्बन के सारे इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में काम आ जाएंगे। ऐसे ही ये जो बचा हुआ कार्बन है, ये भी, ये जो कार्बन है ये भी 4 कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा, यानी हर कार्बन अन्य 4 कार्बन से चतुष्फलकीय रूप से जुड़ा रहेगा। इससे क्या होगा, इससे इस कार्बन के पास एक भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। किसी भी कार्बन के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होने से क्या फर्क पड़ता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होने से यह विद्युत का कुचालक हो जाता है। तो हीरा जो है वो विद्युत का कुचालक है, ये विद्युत का कुचालक है। ओके, दूसरा, इसकी स्ट्रक्चर में हर कार्बन अन्य कार्बन से सहसंयोजक बंध से जुड़ा हुआ रहता है। तो सहसंयोजक बंध का एक जाल सा फैला हुआ रहता है। इसमें सहसंयोजक बंधों का क्या होता है, इसमें जाल होता है। तो ये एक प्रकार का सहसंयोजी ठोस या जाल युक्त ठोस होता है, जिसमें मजबूत बंध होते हैं और हर कार्बन अन्य कार्बन से मजबूत बंधों से, एक भी कोई कमजोर बंध यहां नहीं है। इसलिए ये बहुत ही कठोर पदार्थ है। कठोर पदार्थ है तो इसका गलनांक भी उच्च हो गया। इसका गलनांक उच्च गलनांक है, गलनांक भी इसका कम नहीं है। समझ में आ गई कहानी। ये जो प्राकृतिक ठोस पदार्थ है उनमें सबसे ज्यादा गलनांक वाला पदार्थ कौन है, सबसे ज्यादा गलनांक वाला ये डायमंड ही है। इसके अलावा इस डायमंड की जो 3D स्ट्रक्चर है, ये एक दैत्याकार अणु है, एक जाइंट मॉलिक्यूल है। तो इस स्ट्रक्चर में इसका रिफ्रैक्टिव और रिफ्लेक्टिव, ये रिफ्रैक्शन भी शो करता है और रिफ्लेक्शन भी शो करता है। तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है। ये अपवर्तनांक भी शो करता है, अपवर्तन भी करता है, परावर्तन भी करता है, और इसका अपवर्तनांक का मान बहुत उच्च है। और अपवर्तनांक का जो मान वो बहुत उच्च होने से इसकी सतह से जो प्रकाश है वो अपवर्तित और विवर्तित होता है। तो ये बहुत ज़्यादा चमक देता है, और बहुत ज़्यादा चमक देने से, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस इसमें होने से, बहुत ज़्यादा शाइनिंग इसमें होने से, वो क्यों है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसमें ब्राइटनेस और शाइनिंग है। और ब्राइटनेस और शाइनिंग बहुत ज़्यादा होने से ये जवाहरात उद्योग में बहुत ज़्यादा यूज लिया जाता है। वहाँ ये बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगा पदार्थ भी है। तो वहाँ क्या होता है, इसे हम किलो में या फिर ग्रामों में परचेज नहीं कर पाते, मिलीग्राम में परचेज करना पड़ता है। तो 200 मिलीग्राम के लिए एक अलग ही यूनिट बना दी गई है, 1 कैरेट। 1 कैरेट डायमंड आप खरीदते हो, मतलब आप 200 मिलीग्राम हीरा खरीद रहे हैं। ठीक है, तो ये डायमंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अच्छा, इसमें देखिए, इसके बीच में जो कार्बन होते हैं उनकी 4 संयोजकताएं पूरी हो जाती है, लेकिन जो सिरे पर कार्बन होते हैं उनकी बाकी संयोजकताएं पूरी नहीं हो पाती। तो ये जो संयोजकताएं ये फ्री रह जाती है, इन्हें कहा जाता है झूलते हुए बंध, यानी डैंगलिंग बॉन्ड। कौन से बॉन्ड होते हैं ये डैंगलिंग बॉन्ड या झूलते हुए बंध होते हैं। और ये झूलते हुए बंद होने के कारण क्या करते हैं, ये साइड से जो अशुद्धि आती है उस अशुद्धि के साथ जुड़ जाते हैं। और अगर ये अशुद्धि के साथ जुड़ गए तो इसका मतलब हीरा कार्बन का शुद्धतम अपर रूप नहीं रहा। हीरा कार्बन का शुद्धतम अपर रूप नहीं है, ये कार्बन का एक अशुद्ध अपर रूप है, इम्प्योर फॉर्म है, इसका आप ध्यान रखें। हीरा कार्बन का कठोर रूप है, शुद्ध रूप नहीं है। विद्युत का कुचालक है, उष्मा का कुचालक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें होते नहीं है, इसमें डैंगलिंग बॉन्ड प्रेजेंट है। तो सारी बातें यहाँ हो गई। आप इसकी स्ट्रक्चर देखना चाहते हो तो आप यहाँ से इसकी स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। ओके, यहाँ से हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। ये स्ट्रक्चर है, हर कार्बन अन्य 4 कार्बन से जुड़ा हुआ, देख लीजिए यहाँ। ईच कार्बन इज कनेक्टेड विथ अदर 4 कार्बन्स। ठीक है, अब ये साइड वाले जो हैं इनकी साइड में ये संयोजकताएं पूरी नहीं होगी तो ये डैंगलिंग बॉन्ड हो जाएंगे। कौन से बॉन्ड हो जाएंगे, ये डैंगलिंग बॉन्ड, जिससे इनमें अशुद्धि आ जाएगी। अब आप हीरे की ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो ठोस संरचना है, इस ठोस संरचना की अगर एक सूक्ष्मता इकाई, पूरा जो डायमंड हमने लिया है उस डायमंड को अगर बारीकी से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये अनेक छोटी छोटी इकाइयों की पुनरावृत्ति से बना हुआ है।
और ये जिस छोटी से छोटी इकाई की पुनरावृत्ति से बना हुआ है वो हीरे की एकक कोष्टिका कहलाती है। कई बार हीरे की उस एकक कोष्टिका में से क्वेश्चन आ जाता है, तो हीरे की एकक कोष्टिका में क्या मामला है वो हम थोड़ा सा यहाँ से चेक करते हैं। हीरे की एकक कोष्टिका की बात करें तो हीरे की ये एक एकक कोष्टिका होती है, घनाकार एकक कोष्टिका है। और इस घनाकार एकक कोष्टिका में आप देखिए कि उस घन के जो 8 कोने हैं, उन 8 कोनों पर, एक घन में 8 कोने होते हैं, 8 कोनों पर 8 कार्बन मिलेंगे आपको। पहला कार्बन यहां मिल गया मेरे को, दूसरा कार्बन इस कोने में, तीसरा कार्बन इस कोने में और चौथा कार्बन इस कोने में, ठीक है। पांचवां यहां आ गया, छठवां इस कोने में, सातवां यहां और आठवां इस कोने में। तो कोनों पर कार्बन मिलने वाले, कोनों पर कार्बन मिलने के अलावा इस घन में जो 6 फलक है, एक ये फलक हो गई, एक ये हो गई, एक ऊपर वाली, एक नीचे वाली, एक आगे वाली और एक पीछे वाली, 6 फलक है। एक घन के 6 फलक होती है, 6 फलक पर 6 कार्बन फिर है। जैसे नीचे वाली फलक का ये कार्बन हो गया, इसे मैं ए लिख देता हूं। ऊपर वाली फलक का ये बी हो गया, इस साइड वाली फलक का ये सी हो गया, और इस साइड वाली जो फलक थी उस फलक का क्या हो गया, ये डी हो गया। ओके, आगे वाली फलक का ये ई हो गया और पीछे वाली फलक का ये कौन हो गया, एफ हो गया। तो ये टोटल आपको देखिए, ये जो ब्लू कलर के दिख रहे हैं, ये ब्लू कलर के कार्बन ही हैं जो 8 कोनों पर और 6 फलकों पर टोटल 14 कार्बन के कण हैं। और ये 14 कार्बन के कण कोनों पर है और फलकों पर है। कोनों पर और फलकों पर होते हैं तो वो स्ट्रक्चर होती है, उसको बोला जाता है एफसीसी। कौन सी स्ट्रक्चर है ये, एफसीसी स्ट्रक्चर है। एफसीसी स्ट्रक्चर में आप देखिए 8 कार्बन कोनों पर है और 6 कार्बन फलकों पर है। ओके, कुछ कार्बन कोनों पर भी है और कुछ कार्बन फलकों पर भी है। कोनों पर कुल कितने कार्बन है, 8 कार्बन है। और हर एक कार्बन का इस कोष्टिका में योगदान जब कोने पर होता है तो 1/8 होता है। ये आप कहां पढ़ते हैं, सॉलिड स्टेट में इसका डिटेल से डिस्कशन करते हैं। तो कोने वाले का इसमें योगदान हुआ 1/8, तो 8 कोनों वालों का कुल मिलाकर के इस कोष्टिका में योगदान हुआ 1। ठीक है, फलकों पर कुल कितने हैं, 6 हैं, और फलक वाला कोष्टिका में योगदान करता है 1/2। तो 6 गुणा 1/2, ये आप सॉलिड स्टेट में देखते हैं तो ये 3 हो गया। यानी टोटल जो एफसीसी था उसके कारण इस कोष्टिका में जो कार्बन थे उन कार्बन की संख्या हो गई 4। अब कार्बन केवल कोनों और फलकों पर होने से काम नहीं चला, उसके बाद कोनों और फलकों पर आने से ये जो एफसीसी स्ट्रक्चर बनी, इसके अंदर अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय रिक्तियां भी थी। सॉलिड स्टेट में पढ़ोगे आप इस चीज को। अब अष्टफलकीय जो रिक्तियां थी वो तो इसमें खाली है, और इसमें जो चतुष्फलकीय रिक्तियां थी, कहां थी चतुष्फलकीय रिक्तियां, तो किसी भी घन के जो घनीय विकर्ण होते हैं उन घनीय विकर्ण पर कोनों से 1/4 दूरी पर एक अष्टफलकीय रिक्ति होती है। तो दोनों कोनों से 1/4 पर 2 अष्टफलकीय रिक्तियां हो गई एक घन विकर्ण पर। एक घन विकर्ण पर 2 चतुष्फलकीय रिक्तियां हैं, तो एक घन में 4 घन विकर्ण होते हैं, यानी 8 चतुष्फलकीय रिक्तियां होती है। एक घन में टोटल 8 चतुष्फलकीय रिक्तियां हैं। उन 8 चतुष्फलकीय रिक्तियों में से केवल आधी चतुष्फलकीय यानी 4 चतुष्फलकीय रिक्तियों में 4 कार्बन और होते हैं, जो यहां ग्रीन बॉल से शो किए गए हैं। ग्रीन से आप देखिए, एक कार्बन ये हो गया जो चतुष्फलकीय रिक्ति में है, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। तो केवल एफसीसी में ही कार्बन नहीं है, एफसीसी में ही कार्बन नहीं है, एफसीसी के अलावा इसकी जो आधी चतुष्फलकीय रिक्तियां हैं, सारी चतुष्फलकीय में नहीं है, आधी चतुष्फलकीय रिक्तियां, तो टोटल चतुष्फलकीय रिक्तियां थी 8, उनमें से आधी चतुष्फलकीय रिक्तियां यानी 4 में 4 कार्बन परमाणु हैं। और ध्यान दीजिए, एक चतुष्फलकीय रिक्ति में जो कार्बन होता है वो पूरा का पूरा एक कोष्टिका में ही होता है, तो चारों इस कोष्टिका में होंगे। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि हीरे की एक कोष्टिका में कुल कितने कार्बन परमाणु हैं, तो 4 कार्बन परमाणु तो एफसीसी के कारण, उस स्ट्रक्चर के कारण, और 4 उस एफसीसी के अंदर की आधी चतुष्फलकीय रिक्तियों के, तो कुल हो गए 8 कार्बन परमाणु एक कोष्टिका में। किसमें, हीरे के अंदर।
समझ में आ गई होगी अच्छे से बात। मेरे हिसाब से अब इसमें कोई डाउट किसी प्रकार का आपके बचना नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसी व्यवस्था जिंक सल्फाइड की स्ट्रक्चर में देखने को मिलती है। जिंक सल्फाइड में क्या होता है, S-2 जो होता है, ये कौन, ये जो S-2 है, ये S-2 FCC जालक बनाता है, और जिंक के जो आयन है वो आदि चतुष्फलकीय रिक्तियों में रहते हैं। तो जिंक सल्फाइड जैसी स्ट्रक्चर, जिंक ब्लेंड जैसी स्ट्रक्चर होती है हीरे की एकक कोष्टिका की। यहां से कई बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। अब आगे कोई दिक्कत इसमें बचनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं हीरे में। आपको पता चला बहुत कठोर होता है, हार्डेस्ट मटेरियल है इसलिए, और चमकता भी है। तो चमकता है तो ज्वेलरी जो इंडस्ट्री है उसमें यूज होता है, जेमस्टोन्स के फॉर्म में। कठोर है इसलिए इसको काम में लिया जाता है तेज धार वाले चाकू बनाने में, जिससे कठोर से कठोर चट्टान को काट ले, कठोर से कठोर कांच को काट ले, उसको घिस ले अपघर्षक के रूप में। तो हीरे का उपयोग अपघर्षक के रूप में और कटिंग करने वाले जो औजार है वो बनाने में किया जाता है। एक शार्प एज वाला औजार आप इससे बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब मैं बात करता हूं हीरे के बाद में ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बारे में भी आपने डिटेल से देखा होगा। ग्रेफाइट में क्या होता है, जो भी कार्बन होता है वो कार्बन अन्य 3 कार्बन के साथ, कार्बन केवल 3 ही बंध बनाता है, और 3 बंध बनाता है तो 120 डिग्री पर बना लेता है। तो एक कार्बन 3 ही बंध बनाता है, 3 अन्य कार्बन से जुड़ता है, 120 डिग्री पर जुड़ेगा, ठीक है। अब ये भी फिर 3 बंध बनाएगा तो 120 डिग्री पर बनाएगा, तो ये इस साइड में चला लेगा और ये किस साइड में चला गया। ये भी 3 बनाएगा तो एक यहाँ आ गया, तो 120 पर एक यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा, 120 पर चलेगा सारा काम। इसके भी 120 पर बनाना है तो एक कार्बन यहाँ आ गया, एक कार्बन यहाँ आ गया। इसको 120 पर बनाना है तो एक कार्बन यहाँ आ गया और एक कार्बन यहाँ आ गया। इसे 120 पर बनाना है तो एक कार्बन इसका इस साइड में आ जाएगा, एक इस साइड में, एक इस साइड में। तो ऐसे करते हुए क्या होगा, एक हेक्सागोनल रिंग बन जाएगी। फिर आगे चलते रहिए, इसका 120 पर एक यहाँ आएगा, एक इस साइड में आएगा। इसका 120 पर एक यहाँ आएगा, एक इस साइड में आएगा। इसका 120 पर एक यहाँ आएगा, एक इस साइड में आएगा। तो ऐसे यहाँ भी अष्टफलकीय, अष्टफलकीय, यहाँ भी अष्टफलकीय आ जाएगी। इसके भी 3 बना लीजिए, ये लो अष्टफलकीय रिक्ति आ जाएगी। वो सॉरी अष्टफलकीय, सॉरी षटकोणीय, एक षटकोणीय संरचना बन जाएगी। ये फिर षटकोणीय संरचना होगी, ये फिर षटकोणीय। तो बहुत सारी षटकोणीय संरचनाएं बनना स्टार्ट हो जाएगी। और जब बहुत सारी षटकोणीय संरचनाएं बनेगी तो इससे क्या होगा, एक परत का निर्माण हो जाएगा। तो ये जो ग्रेफाइट है वो एक परतीय संरचना है, जिसमें कार्बन आपस में है, एक कार्बन 3 ही बंध बना रहा है, लेकिन 3 बंध बना बना करके एक षटकोणीय वलय बना लेता है। बहुत सारी षटकोणीय वलय आपस में जुड़ करके परत बना लेती है। ये जो षटकोणीय वलय बनती है, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच की जो दूरी होती है, ये दूरी 141 पिकोमीटर है। जबकि कार्बन, हीरे में क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच की ये जो दूरी है ये 154 पिकोमीटर है। और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच की दूरी 154 पिकोमीटर ही होनी चाहिए, क्योंकि आइडियल यही होती है। तो जब आप ग्रेफाइट में देखते हो तो ग्रेफाइट में कार्बन और कार्बन के बीच की बंध की लंबाई 154 से कम होकर 141 हो जाती है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि ये जो बंध है ये हीरे के कार्बन कार्बन बंध की तुलना में छोटा बंध है। इसका मतलब ये बंध प्योर सिंगल नहीं है, इसमें थोड़ा डबल बॉन्ड का करैक्टर आ गया। और वो इसलिए आ गया क्योंकि हर कार्बन के पास, आपको पता है इसने 3 ही बंध बनाए हैं, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन तो 4 थे, 3 ही बंध क्यों बने। तो इसका मतलब हर कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। वो फ्री इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, हर कार्बन का देख लीजिए आप, वो फ्री इलेक्ट्रॉन इधर भी घूमता रहेगा, इधर भी घूमता रहेगा, इधर भी घूमता रहेगा। तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉनों से 3 बंध बनाने थे, तो चौथे से थोड़े थोड़े बंध इधर और बना लिए। तो इस बंध का क्रम एक नहीं है। इस बंध का बंध क्रम आप देखेंगे, ग्रेफाइट में जो बंध क्रम होता है उस बंध क्रम को देखिए। बंध क्रम ये है कि इलेक्ट्रॉन 4 है और बंध 3 बनाने हैं, तो 4/3 यानी 1.33 इसका बॉन्ड ऑर्डर है। समझ में आ गई कहानी। इसलिए बॉन्ड थोड़ा सा छोटा हो गया है, सिंगल बॉन्ड से छोटा हो गया है। ठीक होगी ये कहानी।
परतीय संरचना है, इलेक्ट्रॉन होता है वो मुक्त है, ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन है, हर कार्बन के पास है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन, और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन इस पूरी परत में घूमता रहता है। तो इस परत के तल में इलेक्ट्रॉन घूमने से करंट आता रहेगा, तो ये विद्युत का सुचालक है अलोंग द सीट। उस सीट के तल में इसकी चालकता उच्चतम होगी, परपेंडिकुलर टू द सीट नहीं होगी। उसका कारण मैं भी बता देता हूं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये विद्युत का सुचालक है, ध्यान दीजिएगा। और विद्युत का सुचालक केवल कहां है, इसके करंट ज्यादा आएगा, विद्युत का अच्छा सुचालक होगा परत के अनुदिश, परत के लंबवत नहीं, परत के अनुदिश, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन इस परत के अनुदिश ही गमन करेंगे, इसके अलोंग ही चलेंगे। तो ये एक पूरी परत बन गई। जो पूरी परत बनी है उस परत में इलेक्ट्रॉन ऐसे चलते रहेंगे तो यहाँ करंट आता रहेगा। अब क्या है, एक परत के बाद दूसरी परत भी होती है, तीसरी परत भी होती है, चौथी, बहुत सारी परतें होती है ग्रेफाइट में। अब पहली परत के इलेक्ट्रॉन इस पहली परत के इलेक्ट्रॉन दूसरी परत में नहीं जाएंगे, तो लंबवत इलेक्ट्रॉन नहीं चलते। बहुत सारी परतें होती है ग्रेफाइट की, बहुत सारी परत के अंदर ही अंदर तो चल लेंगे, लेकिन एक परत से दूसरी परत में नहीं जाएंगे, यानी परत के लंबवत इलेक्ट्रॉन नहीं चलेंगे। तो लंबवत विद्युत चालकता कम होती है और परत के अनुदिश जो विद्युत चालकता होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अब इसमें जो बहुत सारी परतें हैं उन परतों के बीच दुर्बल आकर्षण होता है। यहां से आप देख लीजिए इसकी स्ट्रक्चर में ग्रेफाइट की बहुत, जैसे ये एक परत हो गई, ये दूसरी परत आ गई, समझ आ गई कहानी। पहली जो परत है, इस परत में कार्बन के बीच ये जो बंध है, इस बंध की लंबाई है 141 पिकोमीटर। अब पहली परत और दूसरी परत में जो नजदीकी कार्बन परमाणु हैं, उन कार्बन परमाणुओं के बीच की दूरी लगभग 340 पिकोमीटर है। इसका मतलब क्या है कि यहां जो कार्बन बंध लंबाई है वो ये तो है सहसंयोजी बंध बना हुआ था इसलिए, और यहां परतें कौन से बंध से, वांडरवाल बंध से जुड़ी हुई रहती है, दुर्बल वांडरवाल बंध है ये तो। और दुर्बल वांडरवाल बंध से जब ये परतें बंधी हुई है तो फिर ये लंबाई तो ज्यादा नहीं थी। तो षटकोणीय वलय में जो लंबाई थी उसकी लगभग 2.5 गुना होती है दो परतों के मध्य की लंबाई। इसको लगभग 2.5 से आप गुणा कीजिए, ये आ जाएगा 340 के आसपास। तो अप्रोक्स 2.5 टाइम्स है ये। इन परतों के बीच दुर्बल आकर्षण होता है, इसलिए परतें एक दूसरे पर फिसल जाती है आसानी से। इसीलिए ग्रेफाइट ये स्मूथ चिकना होता है, स्मूथ नेचर का होता है। और अगर इसे किसी भी सतह पर थोड़ा दबा करके लिखा जाएगा तो वो परतें उस सतह पर छूटना चालू कर देती है और वहां ये पीछे अपना काला निशान छोड़ देता है। इसलिए इसे लेड पेंसिल के फॉर्म में यूज लिया जाता है। दूसरा, परतें फिसलती है तो ये चिकना है, स्मूथ नेचर का है, तो इसे हम काम में ले सकते हैं स्नेहक के रूप में, लिब्रिकेंट के रूप में, ग्रीस और ऑयल की जगह। ऐसी कोई मशीनरी जहां बहुत हाई टेम्परेचर होता है उस मशीन का, वहां स्नेह के रूप में ग्रीस काम में नहीं ले सकते, क्योंकि वो तो पूरा मेल्ट होकर के चला जाएगा। ऑयल काम में नहीं ले सकते हाई टेम्परेचर पर वर्क करने वाली मशीनरी में। वहां लेंगे हम शुष्क स्नेहक यानी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हाई टेम्परेचर पर भी स्टेबल है, तो उच्च ताप पर मशीनरी में अगर आपको शुष्क स्नेहक चाहिए तो ग्रेफाइट यूज ले लीजिए। और इसके अलावा ग्रेफाइट की एक और खास बात क्या है कि ग्रेफाइट कार्बन का सबसे स्थायी रूप है। हीरा सबसे कठोर है, ग्रेफाइट सबसे स्थायी अपरूप है। ग्रेफाइट को अगर आप गर्म करेंगे और 1.9 किलोजूल प्रति मोल ऊर्जा देंगे, 1 मोल ग्रेफाइट को इतने किलोजूल ऊर्जा दोगे तो ये हीरा बन जाएगा। तो ग्रेफाइट के कंपेयर में हीरे में ज्यादा ऊर्जा होती है। ग्रेफाइट सबसे स्थायी रूप है और किसी तत्व का जो सबसे स्थायी रूप है उसकी समवन ऊष्मा को 0 माना जाता है। होती नहीं है, मानते हैं। तो ग्रेफाइट में ये समझ लो कि ऊष्मा 0 है। अब 0 में आपने 1.9 डाल दिया तो ग्रेफाइट बन गया।
तो ग्रेफाइट की संभवन उष्मा कितनी हो गई? ग्रेफाइट की फॉर्मेशन एंथैल्पी या संभवन उष्मा आने वाली है 1.9 किलो जूल पर मोल। समझ आ गई कहानी? तो ग्रेफाइट से ज्यादा ऊर्जा हीरे में है, इसलिए हीरा कम स्थायी है। अब बहुत से स्टूडेंट्स को तो यह लगता है भाई सर ग्रेफाइट से हीरा बनाना तो बिल्कुल आसान काम है, 1.9 किलो जूल ऊर्जा दे दो, यानी गर्म कर लो, थोड़ा सा ईंधन गर्म करोगे तो 1.9 किलो जूल ऊर्जा आ जाएगी। अगर हम सिलेंडर में जो गैस है उसको थोड़ी सी बर्न करेंगे 1-2 मिनट में 1.9 किलो जूल ऊर्जा मिल जाएगी हमें। तो उससे तो आप ग्रेफाइट तो होती है हमारे पास, ग्रेफाइट की तो कोई कमी है नहीं हमारे पास, लेड पेंसिल में ग्रेफाइट आती है, तो इतनी सस्ती ग्रेफाइट है, उसको तो हम गर्म कर लेते हीरा बन जाएगा। लेकिन ये इतना आसान है नहीं। क्यों आसान नहीं है, मैं इसको समझाता हूं आपको। ग्रेफाइट में क्या है, कण थोड़े दूर होते हैं कार्बन के, और कार्बन के कण दूर है, इसका मतलब इसका घनत्व कम है। ग्रेफाइट का घनत्व कम होता है। ओके, अब अगर आपको हीरा बनाना है तो हीरे में कार्बन के कण पास होते हैं, इसका घनत्व ज्यादा होता है। तो अगर आपको ग्रेफाइट से हीरा बनाना है तो बताओ कण दूर ले जाने हैं पास लाने हैं? पता चला कणों को क्या करना है, पास लाना है। और ऊर्जा बढ़ानी है, इसकी ऊर्जा बढ़नी चाहिए और ये पास आनी चाहिए, तब हीरा बनेगा। अब ऊर्जा बढ़ाने के लिए मैं जैसे ही गर्म करूंगा तो ये पास नहीं दूर हो जाएंगे, तो ऊर्जा देना मजबूरी है, ऊर्जा दोगे तो ही ये बनेगा। गर्म भी करो और पास भी है ये तो तभी पॉसिबल है जब हम गर्म करते जाए और ऊपर से दबाते जाए। और आपको इसे ग्रेफाइट को हीरा बनाने के लिए कितना दबाना पड़ेगा, तो इसके लिए बहुत ज्यादा दाब की जरूरत है, और इतने ज्यादा दाब की जरूरत है कि वो प्रैक्टिकली अचीव कर पाना इम्पॉसिबल है। इसलिए प्रैक्टिकली ग्रेफाइट को हीरे में नहीं बदल सकते। हाँ, थर्मोडायनेमिक्स ये कहती है ऊर्जा के हिसाब से इसे बदल सकते हैं आप बस। ग्रेफाइट से 1.9 किलो जूल ऊर्जा ज्यादा होती है 1 मोल हीरे में। ऐसे ही अगर मैं ग्रेफाइट जिसकी ऊर्जा 0 मानी है हमने, इस ग्रेफाइट को लगभग 38 किलो जूल ऊर्जा दे दूं तो इसका एक नया अपरूप बन जाएगा, और वह अपरूप कौन है, फुलरीन। तो फुलरीन तो हीरे से भी कम स्थायी है, इसको लगभग 38 किलो जूल पर मोल एनर्जी देते हैं, तो ये किस में बदल जाता है, फुलरीन में बदल जाता है। तो फुलरीन भी कम स्थायी है। हीरा सबसे कठोर है लेकिन स्थायी ग्रेफाइट ही है। अब लास्ट में हम इसका एक और एलोट्रोप है जिसका डिस्कशन कर लेते हैं, और वो कौन है, फुलरीन। यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर अंदर वाले कार्बन की 3 संयोजकता पूरी हो जाएगी, लेकिन साइड वाले कार्बन की 3 संयोजकता पूरी नहीं होगी। उसके ये बंद फ्री रह जाएंगे जिन्हें डेंगलिंग बॉन्ड कहेंगे, और ग्रेफाइट में भी डेंगलिंग बॉन्ड होने से ये जो है वो प्योर नहीं होता, इम्प्योर होता है। अब हमारे पास लास्ट में जो बच गया वो कौन सा रूप है, फुलरीन। सबसे पहले तो इसका नाम फुलरीन क्या है वो बताता हूं मैं। जब इसकी खोज बहुत ज्यादा दिन नहीं हुई अभी, तो 1985 में 3 साइंटिस्ट थे। कौन कौन से 3 साइंटिस्ट थे, एक था क्रोटो, एक था स्मेले और एक था कर्ल। इन्होंने इसकी खोज की थी, जिसके लिए 1996 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ज्यादा पुराना एलोट्रोप ये है नहीं। इसके लिए उन्होंने क्या किया, ग्रेफाइट लिया। क्या लिया, ग्रेफाइट। और जैसे ही ग्रेफाइट लेकर के उसे इलेक्ट्रिक आर्क में, किसमें, इलेक्ट्रिक विद्युत चमक वहां उत्पन्न की, इलेक्ट्रिक आर्क में हीट किया, और किसकी उपस्थिति में, इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैस, हीलियम आर्गन ऐसी गैसों, अक्रिय गैस होनी चाहिए, हीलियम आर्गन जैसी अक्रिय गैस की उपस्थिति में ग्रेफाइट को गर्म किया, तो ग्रेफाइट किस में बदल गया, ये कार्बन गैस में बदल गया। यानी ग्रेफाइट के सारे कार्बन बहुत दूर दूर चले गए और विलगित गैसीय परमाणु बन गए। फिर क्या किया, जो ये कार्बन के परमाणु बहुत दूर दूर थे, इन बहुत दूर दूर कार्बन गैस के परमाणुओं को संघनित किया। क्या किया गया, इनको संघनित किया। और जैसे ही इनको संघनित किया, कंडेंस किया, कंडेंस करते ही ये जो दूर दूर कार्बन के परमाणु थे ये पास आना चालू हो गए। और जब ये पास आना चालू हो गए तो उससे क्या हुआ, उससे
ये पास आए तो झुंड में एक ग्रुप बना बना करके पास आए, 20 कार्बन का ग्रुप, 40 का ग्रुप, 60 का, 70 का, 80 का। तो देखा गया ज्यादातर 60 कार्बन वाले ग्रुप थे और कुछ एक 70 कार्बन के ग्रुप थे, बाकी के तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ग्रुप थे। 60 कार्बन के या 70 कार्बन के ये ग्रुप बने। ये जो 60 कार्बन के और 70 कार्बन के जो ग्रुप बने थे उनमें से 60 वाले ज्यादा थे। तो इसकी जब स्ट्रक्चर देखी गई, C60 की स्ट्रक्चर देखी गई, तो इसकी स्ट्रक्चर बक्की बॉल यानी फुटबॉल, वॉलीबॉल जैसी दिखी। और फुटबॉल या वॉलीबॉल की जो स्ट्रक्चर थी वैसी स्ट्रक्चर इसकी थी। तो ये जो फुटबॉल या बक्की बॉल, इसके डिजाइनर थे बकमिंस्टर फुलर। कौन थे? बकमिंस्टर फुलर। तो C60 या C70 की स्ट्रक्चर जिससे मिलती है उसके डिजाइनर बकमिंस्टर फुलर है, इसलिए इसके नाम में फुलर आया है। इसी कारण से इसके नाम में क्या आया है? इसी कारण से इसके नाम में फुलर आया है। बकमिंस्टर फुलर ने जो गेंद डिजाइन की है वैसी स्ट्रक्चर इसकी थी, और इसमें डबल बॉन्ड के करैक्टर थे, इसलिए इसके इन लगा दिया, तो इसका नाम हो गया फुलरीन। तो फुलर प्लस इन यहां से क्या है, अब देख लीजिए, फुलर एक जगह से आया और इन दूसरी जगह से आया, तो इन दोनों से मिलकर के हमने फुलरीन ये बनाया। तो फुलर को क्यों लगाया और इन क्यों लगाया वो आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं इसकी जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात कर लेता हूं। इसकी स्ट्रक्चर में कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ग्रेफाइट की आपने जो स्ट्रक्चर देखी थी, उस ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर में बहुत सी हेक्सागोनल रिंग थी हेक्सागोनल रिंग। और ये जो हेक्सागोनल रिंग थी, ये हेक्सागोनल रिंग एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी, ऐसे जुड़ी हुई थी, और इससे परतीय संरचना बन रही थी परितीय संरचना। वैसी की वैसी स्ट्रक्चर इसके अंदर है, बहुत सारी हेक्सागोनल रिंग बन रही थी, तो ऐसे पूरी परत बन गई थी। अब इसमें क्या है, ग्रेफाइट में तो परतीय संरचना थी हेक्सागोनल रिंग की, इसमें क्या है, हेक्सागोनल के साथ साथ कुछ पेंटागोनल रिंग्स भी है। कैसी रिंग है? कुछ पेंटागोनल रिंग भी है। और दूसरा, ग्रेफाइट में जो क्या होता था, बॉर्डर पे जो कार्बन आते थे इनकी संयोजकता खाली रह जाती थी, ऐसे खाली रह जाती थी। इसमें खाली नहीं है, इनको जो खाली संयोजकता थी इनको घुमा के ला करके बांध दिया, ऐसे घुमा करके, और ऊपर वाले को नीचे वाले से घुमा करके बांध दिया, इससे वो क्या हो गया, गोल हो गया। और एक भी मुक्त बंध नहीं बचा, एक भी फ्री बॉन्ड नहीं बचा, यानी एक भी झूलता हुआ बंध नहीं बचा, डेंगलिंग बॉन्ड एब्सेंट था। तो डेंगलिंग बॉन्ड यहां हमें देखने को नहीं मिलता, इसलिए ये कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। फुलरीन कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है, ग्रेफाइट कार्बन का सबसे स्थायी रूप है, और हीरा कार्बन का सबसे कठोर रूप है। तो फुलरीन क्यों है उसका पता चल गया। अब मैं C60 का पोस्टमार्टम करूं तो उसमें हेक्सागोनल रिंग कितनी है और पेंटागोनल रिंग कितनी है वो फिक्स है। देखो, कुछ हेक्सागोनल रिंग भी है, कुछ पेंटागोनल रिंग भी है। हेक्सागोनल रिंग हैं उनके नंबर हैं 20 और पेंटागोनल रिंग के नंबर हैं 12। C60 की स्ट्रक्चर में 20 षटकोणीय वलय हैं और 12 पंचकोणीय वलय हैं। और ये जो षटकोणीय वलय हैं, इस षटकोणीय वलय से षटकोणीय वलय भी जुड़ सकती है और पंचकोणीय भी। हेक्सागोनल से हेक्सागोनल भी जुड़ सकती है और पेंटागोनल भी जुड़ सकती है, लेकिन जो पेंटागोनल है ये पहले ही कम है, इसलिए पेंटागोनल के साइड में ओनली कौन आती है, हेक्सागोनल ही आती है। पेंटागोनल के साइड में पेंटागोनल नहीं होती। पंचकोणीय सदैव षटकोणीय से संयोजित होगी, जबकि षटकोणीय पंचकोणीय और षटकोणीय दोनों से संयोजित हो सकती है। क्लियर होगी ये चीज। इसमें देखोगे तो 60 उदग्र 60 वर्टिकल मिलेंगे, यानी मैं इसकी गेंद में अगर एक्सिस ये समझ लो एक पतला सा तार पास करूं तो उस तार में एक सिद्ध में वो तार आर पार निकलेगा तो उसमें सिर्फ एक कार्बन आएगा, यानी ऊपर भी कार्बन आ रहा है नीचे भी उसी सिद्ध में कार्बन आ रहा है, नहीं, हर वर्टिकल पर एक ही कार्बन मिलने वाला है। तो इसमें 60 कार्बन है, 60 वर्टिकल ऊपर, और हर वर्टिकल पर क्या आ रहा है, हर वर्टिकल पर एक कार्बन आ रहा है। तो ये फुलरीन की स्ट्रक्चर हो गई, हेक्सागोनल रिंग, पेंटागोनल रिंग्स, वर्टिकल्स। फुलरीन में डेंगलिंग बॉन्ड एब्सेंट है,
फुलरीन क्यों बोलते हैं? हाँ, यह देख लीजिए, इनमें भी हर कार्बन 3 निबंध बना रहा है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है तो वो घूम रहा है, जिससे उसमें एरोमेटिक गुण आ रहे हैं। तो फुलरीन एरोमेटिकता भी प्रदर्शित करता है। तो ये कुल मिलाकर के हमने अपरूप क्या है, अपरूपता क्या है और कार्बन के अपरूप क्या है, ये डिस्कशन कर लिया है। ओके, थैंक्स अ लॉट।